स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। और प्रश्नकाल में आज का सवाल है कि क्या महेश जोशी के बाद एक और पूर्व मंत्री जेल का रास्ता पकड़ने वाले हैं। थोड़ा पीछे मैं आपको लेकर चलता हूं। ग्राम सेवा सहकारी समितियां प्रदेश की साल 2022-2023 में स्क्रीनिंग होती है, जिससे मैनेजर यानी व्यवस्थापक की नियुक्ति की जाती है। बड़े स्तर पर ये नियुक्तियां होती है और उतने ही बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की शिकायत भी मिलती है। जिला और खंड स्तर पर जो स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई गई, ऐसा कहा जा रहा है, यह आरोप है कि कथित तौर पर सारे नियम दरकिनार कर दिए गए और व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक बनाए गए ऐसे लोग जो एक पात्रता होती है ना, वो भी पूरी नहीं करते थे। 1100 से अधिक ऐसी नियुक्तियों की शिकायतें हैं जिनमें फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है या जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पाए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय में हुआ। जाहिर तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं वो इसमें मंत्री तक का कनेक्शन ढूंढ रही हैं। जैसे ही उदयलाल आंजना तक जांच की आंच पहुंची, कांग्रेस तुरंत एक्शन में आई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज काफी चहलकदमी करते दिखे, दर दर जाकर टटोलते दिखे। आखिर किस बात का डर है भाई? बेसिक रिएक्शन तो यही होता है, कानून अपना काम करेगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा, या फिर मामला उसी तरह लंबा खींचता जाएगा जैसे कांग्रेसी चेहरों पर मामले लंबे खींचते रहे। जितने भी कांग्रेसी चेहरों पर आरोप लगे हैं, क्या वो मामले जांच में लंबे नहीं खींचे हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ी बड़ी एजेंसियां जिनकी दुनिया भर में दुहाई दी जाती है कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, उनका कन्विक्शन रेट देखिए आप, वो सवालों के घेरे में आ जाती हैं लगभग तुरंत ही। लेकिन इससे ये बात खत्म नहीं होती कि नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा तो हुआ है। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं कि इसमें एक्शन जो लिया जा रहा है वो सही है या नहीं, और जिन पर लिया जा रहा है वो नियमतः सही है या नहीं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह भाटोता मेरे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। श्याम सुंदर जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फर्जीवाड़े की बू तो आ रही है। अब ये बू कितनी गहरी है, इसका उद्गम स्थल क्या है, यह जरूर कह पाना मुश्किल है। देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि अभी मामला विचाराधीन है और 17A के तहत राज्यपाल से एसीबी ने अनुमति मांगी थी कि भाई हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी जाए। उसी का परिणाम है कि देखिए आज गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और टीकाराम जूली दोनों राज्यपाल से मिलके आए थे और उसके बाद एसीबी के जो डीजी हैं रवि मेहरा, डॉक्टर रवि मेहरा, उनसे भी मिला है। अभी गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई राज्यपाल ने तो हमें बताया कि कोई फाइल ही नहीं पहुंची। राज्यपाल का रिएक्शन भी अपने आप में चौंकाने वाला है। अगर फाइल ही नहीं पहुंची तो फिर जो गोविंद सिंह डोटासरा शुरुआत में कह रहे हैं कि अखबार तक बातें पहुंचाई जाती हैं ताकि बदनाम किया जाए, उस बात को बल मिल जाएगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अब फाइल पहुंची है नहीं पहुंची है, ये गवर्नर की तरफ से तो कोई बयान आया ही नहीं है। एग्जैक्टली ये तो प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से बयान आया है। अब प्रतिपक्ष के नेता को अगर पर्सनल रूप से कहा वो अलग बात है, लेकिन ये बात फिर गवर्नर हाउस से भी आनी चाहिए थी कि भाई हमारे पास तो कोई फाइल नहीं आई, ये मिलने आए थे नेता, हमने इनको जानकारी दी। अब देखिए, निश्चित तौर पर देखिए 1100 नियुक्तियां हुई थी। ग्राम सहकारी समितियां जो है उसमें व्यवस्थापक सह व्यवस्थापक लगाए जाने का सिलसिला होता है जो चल रहा था नियमों के तहत। कई चीजें हुई होगी, कमियां होने के कारण अब ये एसीबी में मामला दर्ज क्यों हुआ, और एसीबी मामला दर्ज करके आखिर मंत्री के खिलाफ ये मामला चलाना चाहती है, इसलिए अनुमति लेने की बात आ रही है सामने। अब अनुमति तो देखिएगा कि आईएएस अधिकारी और बाकी के लोग, काफी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे जिस तरह से उजागर होगा। अब अगर गोविंद सिंह डोटासरा ये कहते हैं कि हमारे मंत्री को फंसाए जाने की बात हो रही है, अब देखिएगा गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपको क्या चिंता हो रही है अगर मंत्री खुद भी सक्षम होगा? क्योंकि देखिए कानूनी रूप से जो दोषी होगा वो न्यायालय में जाएगा, न्यायालय दूसरा मुझे महसूस होता है श्याम जी, मुझे महसूस होता है ये कांग्रेस हर बार ना अधूरी लड़ाई लड़ती है। अगर मंत्री को बदनाम किया जा रहा है और अगर मान सम्मान है
तो कोर्ट भी जा सकते हैं ना मानहानि का दावा ठोकते हुए। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जा सकते हैं। तो ये बड़ी अधूरी सी लड़ाई कांग्रेस लड़ती है, और इसीलिए जो भी शक की सुई होती है वो उनकी तरफ आसानी से घूमती रहती है, वहीं वहीं पे टुंग 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 करती रहती है। देखिए स्वप्निल जी, वो कह रहे हैं कि मुकदमा ही दर्ज नहीं होना चाहिए ना, राज्यपाल से जाकर के वही तो कह रहे हैं कि आप अनुमति मत देना। अगर एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दो तरफा चीजें सामने आकर के पत्रकारों से बातचीत करके ये दावा करना कि उदय आजना जी जो बैठे हैं हमारे ईमानदार, कर्मठ, सब कुछ है, देखिएगा निश्चित तौर पर उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है, किस तरह की स्थितियां हैं, ये तो देखिएगा कि एसीबी बता सकती है या फिर राज्यपाल के पास फाइल चली जाएगी तो खुलासा हो सकता है। लेकिन कुछ न कुछ तो है जिसके कारण से चर्चा का विषय बना, और राजनीति में चर्चा होती है तो कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। फिर गवर्नर के पास और एसीबी के डीजी के पास आप दोनों को जाने की जरूरत क्या पड़ी। पहले का जमाना होता था, प्रतिपक्ष का नेता कभी अधिकारियों से मिलने जाया नहीं करता था, वो मुख्यमंत्री के पास जाकर के मिलने की बात करता था, क्योंकि उस कैडर का व्यक्ति है तो मुख्यमंत्री से बात करे, वो क्यों जाकर के अधिकारियों के वर्ग पर जाकर के बातें करता है। बेरू सिंह जी के जमाने मैंने देखा था, बेरू सिंह जी कोई जांच की बात करते थे तो अधिकारी उनके पास आकर के फाइल दिखाता था। तब ऐसी बात है। अब वो पता नहीं क्यों पावरफुल स्थिति कमजोर क्यों कर दी है प्रतिपक्ष के नेता ने। प्रतिपक्ष का नेता बड़ा व्यक्ति होता है। और देखिए, और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मैं इधर एक छोटी सी बात मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, फिर मैं अनुश्री के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इंसान के पास 2-3 रास्ते होते हैं। अगर वो किसी रेस्टोरेंट तक गया है तो वो रिसेप्शन पर टेबल खाली है या नहीं ये पूछ के लौट सकता है, या फिर वो थोड़ा और आगे जाके हाथ धोकर लौट सकता है, या फिर वहां पर वो खाना खाकर लौट सकता है। ये सिर्फ हाथ धोकर बार बार भाग जाना ये समझ से पर है। इसीलिए मैंने कहा कि ये अधूरी लड़ाइयां या इस तरह की लड़ाइयां। अनुश्री, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से, अनुश्री आप हैं मेरे साथ? नहीं, लगता है संपर्क में कोई प्रॉब्लम आई है, थोड़ी देर में वो कनेक्ट हो जाएंगी। जयपाल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो नियम बदलने का अधिकार होता है वो होता है सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी को से न अनुरोध किया जा सकता है न ही इस संबंध में ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। तो इसका उदयलाल आंजना से किस तरह का कनेक्शन बैठ रहा है इनिशियली? देखिए स्वप्निल भाई, 7,000 जो हमारी समितियां हैं, 7,000 में से लगभग 1100 नियुक्तियां इस संदेह के घेरे में जिनकी स्क्रीनिंग हुई है। इसमें बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे और उन रूल्स का फॉलो नहीं किया गया, उनकी पालना नहीं की गई, जिसमें कुछ के अनुभव सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहे हैं, और कुछ का एज क्राइटेरिया यानी 58 साल के लोगों का रिक्रूटमेंट इन्होंने कर लिया, और साथ में ग्रेजुएशन इसके अंदर रिक्वायरमेंट थी। वो ग्रेजुएशन के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएशन है, उनको भी रिक्रूटमेंट किया है। अब जिस स्तर पे कोई 1-2 वैकेंसी में तो इन्होंने किया नहीं कि 1-2 पोस्ट में कर दिया है। तो थोड़ा सा और आपको प्रकाश डालना होगा जयपाल भाई, ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए, जो रूल्स बनाए गए वही संदेहास्पद हैं, या फिर जो रूल्स बनाए गए दरअसल उनका इंप्लीमेंटेशन संदेहास्पद है? नहीं, रूल्स बनाए उनको भी तोड़ा गया है, और जो ऑलरेडी बने हुए थे उनको बियॉन्ड जाके और रिक्रूटमेंट किया है इन्होंने। तो जो रूल्स बनाए वो किसने बनाए होंगे? यानी ये मान के चलिए जो ऑलरेडी बने हुए हैं, रिक्रूटमेंट के रूल्स बने हुए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें कलेक्टर है। नहीं, पर रूल्स में परिवर्तन अगर करना हो, रूल्स चेंज करना हो, तो ये तो सेक्रेटरी करेगा ना, ये मंत्री तो करता नहीं है, या मंत्री उसके लिए आदेश तो निकाल नहीं सकता है। या तो आप ये कह रहे हैं कि उदयलाल आंजना ने मौखिक आदेश निकाल दिए होंगे या मौखिक दबाव बना दिया होगा, या तो आप ये कह रहे हैं, या फिर आप कह क्या रहे हैं? इसके अंदर मैं वही कह रहा हूं कि इसके अंदर बहुत सारे अधिकारी भी इन्वॉल्वमेंट आ रहे हैं, और इसके अंदर जिस लेवल पे हुआ है, यानी रूल्स का वायलेशन जिस लेवल पे हुआ है, मैं समझता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो सेक्रेटरी बनाते हैं, तो इसके अंदर जैसे कलेक्टर स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन है, तो उसको भी साइड में किया गया और सीधा इसको मुख्यालय को भी डाइवर्ट करके संभाग स्तर पे इनकी नियुक्तियों की गई। तो उदयलाल आंजना कैसे जुड़ रहे हैं? उदयलाल आंजना कैसे जुड़ रहे हैं, समझाइए ना। अब मैं बस उस मुद्दे पे आता हूं कि जो लोग ऑलरेडी वहां पे व्यवस्थापक या सह व्यवस्थापक के रूप में काम कर रहे थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो आइडियोलॉजिकल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते होंगे, उन लोगों का रिक्रूटमेंट मीन ये 58 साल के आदमी को यदि रिक्रूट कर रहे हैं, एक नहीं कई केसेस है इसके अंदर,
तो इस प्रकार से रूल का वायलेशन करके कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस व्यवस्था में या नौकरी में लगाना, तो इसके अंदर सीधा सीधा दिख रहा है कि इसके अंदर मंत्री के बिना, इन्वॉल्वमेंट के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है, और उन लोगों का रिक्रूटमेंट इन्होंने करवाया है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ, या तो वो सीधे तौर पर कांग्रेसी हैं या कांग्रेस को समर्थन देने वाले लोग हैं, और ये बात हम पचा नहीं पा रहे हैं। जो 7,000 टोटल अपनी ग्राम सेवा समितियां हैं, उसमें से 1100 संदेशपद है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो संदेश देने शिकायत करने वाले लोग कौन है? वही लोग हैं गांव से या संभाग स्तर पे उन्होंने कंप्लेंट की है, एसीडी के अंदर कंप्लेंट किए हैं, जो उस व्यवस्था में थे या उस रिक्रूटमेंट में शामिल थे। कंप्लेंट कब आई? कंप्लेंट कब आई? कंप्लेन एसीडी के पास में बहुत सारे स्तर पे जो उन्होंने जो अपनी हेल्पलाइन शुरू कर रखी है, उसके माध्यम से कंप्लेन आई। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जिस वक्त नियुक्तियां हुई उसी वक्त कंप्लेंट आ गई थी, या आपकी सरकार आई तो भाजपाई धड़ा झागा और उसने कंप्लेंट की? देखो, हमारी जो एसीडी है, एसीडी को हमने फ्री, जैसे एसआई के अंदर जो कार्रवाई हुई है, इसके तहत एसआई में हुआ क्या, लोगों को विश्वास होना चाहिए अपनी एजेंसी पे विश्वास। जब लोगों को विश्वास हुआ कि एसआई एग्जाम के अंदर लोगों ने कंप्लेंट किया, हेल्पलाइन के माध्यम से किया, उनको लगा कि एक्शन हो रहा है, कंप्लेंट शिकायत पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो वो लोग नहीं करेंगे। जब एसीडी ने कार्य करना शुरू किया और इस प्रकार के तमाम जो भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे आए, तो इसमें भी शिकायतें आई, और हमारी नहीं, पर एसीबी की कार्रवाइयां तो गहलोत राज में भी अच्छी खासी चल रही थी, और बड़ी मछलियां तो तब भी लपेटे में आ रही थी, ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं आ रही थी। नहीं, बड़ी मछलियां आ रही है, लेकिन आप देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि छोटी मछलियां, आप छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, 100 कार्मिक एसआई भर्ती में सस्पेंड हुए, तो आज जब ये लपेटे में आ रहे हैं तो ये कानून नहीं। लेकिन जयपाल भाई देखिए, मैं आपको फिर एक मौका देता हूं, उसके बाद मैं अनुश्री के पास जाऊंगा। उदयलाल आंजना कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये तो बताइए ना, वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? स्वप्निल भाई, हाँ। 7,000 टोटल हमारी समितियां हैं, जिसमें 1100 लोगों का, छोटा मोटा नहीं है, 1100 लोगों का रिक्रूटमेंट, उनकी स्क्रीनिंग संदेशपद है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आइडियोलॉजिकल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो नए एज क्राइटेरिया को पालन करते हैं, नए एजुकेशन में करते हैं, ठीक है, इस बिहार पे उनका रिक्रूटमेंट किया, इसलिए सीधे सीधे मंत्री नियम बनाने वाले उदयलाल आंजना तो नहीं हो सकते, और नियम को इंप्लीमेंट करवाने वाले उदयलाल आंजना नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर है कि विभाग के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी तो उनकी पूरी बनती थी। स्वप्निल भाई, 1100 आदमी नहीं हो सकते। यदि 1100 लोगों का रिक्रूटमेंट यदि स्क्रीनिंग में फर्जीवाड़ा या संदेशपद है, तो इसमें बिना मंत्री के हाथ के, बिना मंत्री के, उसके हस्तक्षेप के, इंटरफेयर के हो नहीं सकता है। ठीक है, सीधा सीधा मंत्री ये बोलिए ना, ज्यादा संदेह है और उसी आधार पे एसीडी एफआईआर कर रही है। एग्जैक्टली, देखिए अब वही बात है कि भाई अगर परिवार का मुखिया कोई है तो उस मुखिया की जिम्मेदारी बनती है, डायरेक्टली बने या ना बने। इसीलिए अनुश्री, मेरा यह सवाल है कि आपके हिसाब से फर्जीवाड़ा है ही नहीं क्या, घोटाला है ही नहीं? मतलब आप राज्यपाल तक चले गए, फिर आप एसीबी के डीजी तक चले गए, क्या इसमें फर्जीवाड़ा नजर नहीं आ रहा है? दिख तो रहा है। स्वप्निल जी, खुद के लिए स्टैंड लेने को आप फर्जीवाड़ा कैसे कह सकते हैं? हम हमारे लिए स्टैंड ले रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए आप, बिना किसी ऑथेंटिसिटी के, अभी आप ही के नहीं, आप सवाल एक भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे व्यक्ति के लिए स्टैंड ले रही हैं अनुश्री, ये डिफरेंस है ना। नियम को इम्प्लीमेंटेशन कराना हमारा काम है। अब बात ये कर रहे हैं कि अगर इसमें अन्य जो लोग हैं, आप उस पे आपकी, मैं खुद पूछ रही हूँ कंप्लेंट कब की है, क्या है, आपको आज ये कंप्लेंट क्यों याद आ रही है? ये चीजें जनता भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। क्यों? क्योंकि हम तो बिल्कुल, हमारा राइट है राज्यपाल जो महामहिम है उनसे मिलने का, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी ये बात निकल कर आ रही है, जैसा आप बता रहे हैं कि उनके पास तो कोई फाइल पहुंची नहीं, तो फिर जो ऑथेंटिसिटी है या मीडिया के जो सोर्सेज है वो तो सारे जीरो हो जाते हैं। पर नियम परिवर्तन क्यों हुआ था आपके समय में भाई? लोग तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी में प्रशासक के रूप में जिला कलेक्टर को शामिल क्यों नहीं किया गया आपके राज्य में? अंतिम अनुमोदन मुख्यालय स्तर से कराने के बजाय खंड स्तर पर रखा गया आपके राज्य में, ऐसा निर्णय हुआ क्यों? अब स्वप्निल जी, इस बात का भी मैं आपको पहले जवाब दे चुकी हूँ कि इस सारी चीज में कहीं ना कहीं हमारा जो मंत्री महोदय, उनका तो रोल था नहीं, लेकिन आप सीधा उन्हीं पे क्यों निशाना साध रहे हैं? विभाग का मुखिया कैसे जिम्मेदार नहीं है? क्यों? और दूसरी बात ये, नहीं, 2 सेकंड, अगर पुलिस काम नहीं कर पा रही है तो आप गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं ना। हम तो गृह मंत्री को जिम्मेदार मानते हैं अगर क्राइम बढ़ता है तो। विभाग में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो विभाग का मुखिया ही तो जिम्मेदार होगा। यदि अगर विभाग का मुखिया जिम्मेदार है और नैतिक तौर पर हुआ है तो बीजेपी साबित करे ना। अभी आपने एक चीज बोली कि जांच को बहुत लंबा समय लगता है। अरे वर्तमान में तो इनकी सरकार है, सेंट्रल में भी इनकी सरकार है। साबित कैसे होगा अनुश्री? साबित कैसे होगा अनुश्री? साबित कैसे होगा?
जांच की स्पीड तो इन्हीं को बढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई तो जांच कर रहे हैं चीज ना। प्रमाणित पाई जा रही है तो प्रमाणित करो। आप ये तक नहीं बता पा रहे कि कंप्लेंट कब की है। अरे मैडम, आप अगर प्रमाणित नियम क्या फॉलो करेंगे, किया ये जा बताइए रहा है, ना। एक पूर्व मंत्री पर आरोप लगे और एसीबी गई राज्यपाल के पास परमिशन मांगने, तो ये तो नियम को फॉलो किया जा रहा है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि मन मर्जी से गए उदयलाल आंजना को रात में घर से उठा लिया, ये तो हुआ नहीं। और अगर आरोप लगा है तो पाक साफ निकलकर सामने आओ ना। ये इस तरह की ये लड़ाई लड़ना, आरोप सारे निराधार है। अगर आरोप हुए हैं तो आप उसको साबित कीजिए ना। आपसे तो आरोप नहीं है ये, आप साबित कीजिए ना, अगर इतना ही आपको शौक है तो। स्वप्निल जी, जितना मैं समझती हूँ ना, अगर किसी के खिलाफ आरोप प्रमाणित होता है प्राइमा फेसी, तो उसको महामहिम तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है। वो खुद के स्तर पे भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आखिर महामहिम तक पहुंचने की क्या जरूरत है? क्या आप उसको न्यायालय स्तर पे भी साबित नहीं कर पा रहे? क्यों? इसका जवाब दे देंगे। नहीं, दो सेकंड इंटरेस्टिंगली अनुश्री, क्या आप इस बात से अपडेट हैं कि जो सरकार के विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 17A के तहत जांच को मंजूरी दी जा चुकी है? इसका मतलब जांच तो चल रही है और विभागीय स्तर पर जांच में अफसरों पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं, तो अब जांच तो आगे ही बढ़ेगी ना, पीछे तो जाएगी नहीं, अब वहीं पे तो रुक जाएगी नहीं। जहां तक जांच को जाना है वहां तक तो जाएगी। तो जांच कीजिए ना, लेकिन जांच की ऑथेंटिसिटी भी रखिए। आप कंप्लेंट नहीं बता पा रहे हैं कि कंप्लेंट कब की है। आज इनका जो शासन है वो तो पूरी जनता देख रही है, लेकिन आप बार बार विपक्ष पे कब तक आरोप लगाएंगे? आप खुद को तो प्रमाणित कीजिए कि हमने 1.5 साल अगर में आपके ये काम समय में किया कुछ हुआ है तो क्या वो मामला टैकल नहीं होना चाहिए? आपके समय में कुछ हुआ है तो वो मामला टैकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पे होना चाहिए। हम कह रहे हैं हमारे समय में कुछ हुआ ही नहीं है, यही बात। अरे हम मैडम, कह रहे कैसे हैं नहीं हुआ? बार-बार। कितनी अगर क्लियर, हुआ है- कैसी बात कर रही हैं आप? नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, मैं अभी साबित करूं? मैं सिर्फ स्वप्निल जी एक ही बात कहना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं जांच में बहुत लंबा समय लगता है। जांच में लंबा समय लगता है तो इन्हीं की सरकार है ना। ये जांच का समय निश्चित कर दे। जांच के तो वैसे भी समय निश्चित होते हैं, फिर क्यों लंबा समय लगवा रहे जांच का हैं? कौन सा समय निश्चित होता है मैडम? ये तो चार्जशीट फाइल होते बिल्कुल होते होता होती है। आपके यहाँ के लंबित केसेस में अभी गिनाना चालू करूं? स्वप्निल जी, मैं यही समझाना चाह रही हूँ आपको कि हर एजेंसी का अपना तरीका होता है। आप ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो जांच है वो लंबे स्तर पे पेंडिंग होती है, तो वर्तमान में तो सेंट्रल और स्टेट में दोनों में इनकी सरकार है। ये क्यों नहीं करवाती उस जांच को जल्दी? ठीक है। मैं श्याम सुंदर जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। श्याम सुंदर जी, मैं देखिए, नो डाउट कांग्रेस को पूरा अधिकार है वो तमाम रास्ते खंगाले, जो भी रास्ता बनता है, लेकिन उनके टाइम की ये कोई एकमात्र चीज नहीं है। अभी आपको याद होगा मिड डे मील, भाई उसमें भी तो इसी तरह की बात सामने आ रही है। उसके अलावा और भी ऐसी कई चीजें, आपको वो याद होगा जो राजीव गांधी सेवा मित्र थे, उन पर भी ले दे के बात यही लगी कि भाई आपने अपने लोगों को रखते चले गए, आप कृतार्थ किया गया। मतलब अभी तक तो लाल बत्तियां देने के रास्ते होते थे, लेकिन अब छोटे छोटे स्तर पर भी संतुष्टिकरण के रास्ते निकाले गए हैं। तो क्या ऐसे रास्ते निकाले गए हैं, नहीं निकाले गए हैं, इस पर आप क्लोजली वॉच करते हैं, आप क्लियर कर पाएंगे? देखिए स्वप्निल जी, निश्चित तौर पर विवाद का विषय तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ भर्ती में गड़बड़ तो हुई होगी। क्योंकि देखिए, जब कांग्रेस का राज होता है तो कांग्रेस के लोग भर्ती होते हैं, उसमें दो रहने बीजेपी के लोग होते हैं तो बीजेपी के भर्ती होते हैं। ये तो परंपरा है। मंत्री शांत रह करके काम करता रहता है, जिस प्रकार से मंत्री कहीं लिखता नहीं है फाइल में, बहुत सारी चीज इशारों में सब कुछ हो जाता है। अब ये बात सही, कलेक्टर को जब चेयरमैनशिप का अधिकार था तो चेयरमैनशिप क्यों समाप्त की? वो इसलिए समाप्त की क्योंकि कलेक्टर अगर लिख देगा फाइल पे कि ये नियमों के तहत नहीं है तो भर्ती नहीं हो सकती, इसलिए उसको बाईपास करके सीधा तौर पर मुख्यालय अनुमति देगा। मुख्यालय अनुमति तो उसी को देगा जो मंत्री चाहेगा। नहीं, लेकिन अंतिम अनुमोदन भी मुख्यालय नहीं जा रहा था श्याम जी, वो भी खंड स्तर पर ही रख दिया गया। नहीं, लेकिन स्वप्निल जी, अगर कोई बात नहीं है तो प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को राज्यपाल से मिलकर के जाने की जरूरत क्या पड़ रही थी? तो आप तो स्वच्छ हैं, कोई गड़बड़ नहीं की है, सब कुछ भी नहीं है, तो राज्यपाल के पास क्यों गए? फिर एसीबी के डीजी के पास क्यों गए? और फिर देखिए, निश्चित तौर पर 17A में जो अगर अनुमति लेनी होती है तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई गंभीर मामला, इसलिए फाइल तो कब जाएगी नहीं जाएगी, फाइल तो बाद में भी जा सकती है। अभी तो कहा होगा भाई हमारे पास कोई फाइल नहीं आई, लेकिन फाइल तो कहाँ कैसे जाती है, कब जाती है, कब अनुमति ली जाती है, लेकिन हलचल है सहकारिता विभाग में। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि मैं अभी वर्तमान
सहकारिता राज्य मंत्री पर आरोप लगाऊंगा तो सारी चीज खुल जाएगी। अरे लगा दीजिए, उदयलाल किसने रोका? ये पिक एंड चूज हम बाद में देखेंगे। मतलब जब अगर कांग्रेस का शासन आ गया तो कांग्रेस देख के बैठेगी, चलो हम निकालते हैं। वो एकल पट्टे का मामला भी देखिएगा, आजकल चल रहा है, सुनवाई भी हो रही है। हाँ। हाई कोर्ट में पहले बंद कर दी गई थी, और ये भी कहा गया था कि इस राज्य में वहां पर अनुमति लेकर के अधिकारी, पता नहीं कौन सा था, जिसने कहा कि भाई कोई अपराध बनता ही नहीं है, इसको एफआईआर लगा दी जाए। तो ये सब चीजें होती रहती है राजनीति में। तो सब चीज अगर हलचल नहीं होगी तो फिर ये सब राजनीति हाँ, कैसे लेकिन होगी? जो राजनीति में मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहा है, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहता हूं, जयपाल भाई मुझे एक बात बताओ, जब जीरो टॉलरेंस बोलते हैं तो जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? जीरो टॉलरेंस का मतलब यही होता है ना कि हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे और जल्द से जल्द केस सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपराधियों को जेल सलाखों के पीछे भेजेंगे। एमडीएम घोटाले की बात आपने कर दी, जांच कहीं नहीं पहुंच रही। आज आपने ये नियुक्तियों में फर्जीवाड़े की बात कर दी, जांच कहीं पहुंचती अभी तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। ये हर चीज में फुरेरी छोड़कर ऐसे छोड़ देना, ये जीरो टॉलरेंस नहीं होता साहब। देखिए स्वप्निल भाई, हमारी सरकार को बने लगभग 15-16 महीने हुए हैं, और इस 15-16 महीनों का आप यदि कार्यकाल देखेंगे कि जिस हिसाब से एसईडी ने काम किया है, जिस हिसाब का सरकार ने काम किया है, तो आज उसी के परिणाम है कि भागे जा रहे गवर्नर के पास में कि एफआईआर मत कीजिए। जो ये सीना ठोक के कहते थे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, महेश जोशी जी कभी कह रहे थे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और जहां तक कंप्लेन की बात करें, महेश जोशी वाले मामले में किस तरह की बातें सामने आई वो आपसे भी छिपी नहीं है। एक आपके भर्ती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से कोई जमानत लेकर ले आता है, ये आपकी जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं? हजारों कंप्लेन आई है, उसके आधार पर एसईडी ने कार्रवाई। मैं कंप्लेंट पर आपकी जांच की मंशा पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस बात पर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आपकी जांच जहां कहां रही है। कोई सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले आए तो क्या मतलब है? एमडीएम घोटाले में जांच आगे ना बढ़े तो क्या मतलब है? ये सब जीरो टॉलरेंस थोड़ी ना होता है। मैं वही कह रहा हूं, 15-16 महीने का आप टोटल एनालिसिस करेंगे इस सरकार के कार्यकाल का, और जो एसईडी ने कार्य किया उसका, जो एसआईटी का गठन हुआ है, उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। जो भी भ्रष्टाचारी है आज वो बिलबला क्यों रहे, हड़बड़ा क्यों रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया? नहीं, पर उनको रिलैक्स हो जाना चाहिए। अगर जांचें ऐसी होती है तो इन अपराधियों को तो रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कोई पहुंचेगा और जेल में पहुंचाएगा, और नहीं तो जमानत तो मिल ही जाएगी। केस तो मजबूत खड़े ही नहीं हो रहे। इनके कैबिनेट मंत्री गए, और लाइन में है, और मैं दावे के साथ कर रहा हूं जीरो टॉलरेंस का यही है कि दोषी कोई बचे नहीं और किसी निर्दोष फंसे नहीं। इस आधार पर एसईडी जांच कर रहे हैं, इसके आधार पर ही समान तथ्यों और जो प्रोसेस होती है उसके तहत कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं कि किसी को उठा, प्रोसेस तो फॉलो हो रहा है, उठा रहा है और कर दिया। हाँ, नहीं प्रोसेस तो फॉलो हो रहा है। ये तो मैंने अनुश्री से भी पूछा, जहां आगे वही धुआं है। इसलिए आज ये कह देना कि हमने कुछ किया ही नहीं, साहब झूठी हमको परेशान किया रहा है, वो तो टॉप से देख लीजिए आप राहुल गांधी जी। नहीं, लेकिन हाँ, नहीं, 2 सेकंड, ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो अनुश्री से पूछा जाना चाहिए। अनुश्री, आप कौन होती है डिसाइड करने वाली, आपकी पार्टी कौन होती है डिसाइड करने वाली कि सामने वाले को बेजाई फंसाया जा रहा हो? न्यायिक व्यवस्था है ना, वो डिसाइड कर लेगी। भरोसा तो रखिए। दिक्कत कहां है? अगर कुछ दिन जेल में बिताने पड़ गए और आप पाक साफ होकर बाहर निकल आए तो आपकी इमेज आसमान चीरते हुए निकल जाएगी। स्वप्निल जी, ये बात तो शुरू से कही जा रही है कि हमें न्यायिक जो कार्रवाई है उस पर पूरा का पूरा भरोसा है, इस चीज से डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन आज आप भारतीय जनता पार्टी का वो नीति देखिए कि ये बार बार विपक्ष पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज ये 15-16 महीने का जो कार्यकाल बता रहे हैं वो इतना विफल है कि देश की जनता से लेके देश का जो पर इस कार्यकाल का आपके कार्यकाल की नियुक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपके वक्त की नियुक्तियां सवालों के घेरे में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी तो कुछ होती होगी। 15-16 महीने का कार्यकाल ये है कि हर आए दूसरे दिन पब्लिक प्लेस को थ्रेट मिल रहा है। कल कह रहे हैं इसको, तो आप राज्यपाल से इस मसले के लिए थोड़ी ना मिले, आप लोगों की जान बचाने के लिए थोड़ी ना राज्यपाल से मिले, आप तो उदयलाल आंजना को बचाने के लिए राज्यपाल से मिले। स्वप्निल जी, विपक्ष हर मुद्दे को लेकर रोज सवाल खड़े कर रहा है और हम क्यों ना मिलेंगे? अरे मैडम, आपने एक प्रेस वार्ता बुलाई, आपने एक प्रेस वार्ता बुलाई और आपने उसमें प्रेस में सवाल उठा दिए, ठीक है, लेकिन आप खुद चलकर राज्यपाल के पास तक गए, राजभवन तक गए, जिसमें आपका पेट्रोल भी जला, आपका वक्त भी निकला, और राज्यपाल को आप एक इशू देकर आए। इशू क्या देकर आए? आम लोगों की जान नहीं, उदयलाल आंजना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आम लोगों से। पहले भी बोल चुकी हूं कि विपक्ष ने हर संभव कदम उठाए, और रही बात हमारे जो सरकार के मंत्री महोदय की, तो हमारा अधिकार है, इतना तो आपको भी पता होगा कि दोनों पक्षों के अधिकार होते हैं। हाँ। अगर हम कहीं गलत नहीं है तो हम बिल्कुल हमारा प्रतिवेदन देंगे राज्यपाल महोदय को, क्यों नहीं देंगे? आप डरे हुए क्यों हैं? हम डरे हुए नहीं है।
नहीं, आप जांच से डरे हुए हैं, आप चाहते हैं जांच हो ही नहीं। हम हमारे स्तर पे क्या कर सकते हैं? अरे भाई, आप छाती ठोक के ये तो नहीं बोल रहे हैं कि जांच कर लीजिए, आप छाती ठोक के ये बोल रहे हैं कि जांच होना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल कह रहे हैं जांच कीजिए, लेकिन उसमें हमारे प्रतिवेदन भी शामिल कीजिए, हमारी बात को भी शामिल कीजिए, ना कि एक तरफा कार्रवाई कीजिए। और ये हमारा अधिकार है बोलना। जब जांच होगी, ठीक है, चलिए ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, बड़े दिनों बाद आज मैंने डोटासरा जी के मुंह से सीपी जोशी जी का भी नाम सुना। और मतलब आप देखिए लड़ाई कितने लेवल पर लड़ी जाती है और कितने डायमेंशन पर लड़ी जाती है। एक अलग ही एंगल निम्बाहेड़ा साइड का, चित्तौड़गढ़ साइड का निकालकर डोटासरा जी ने रिएक्शन दिया, और फिर हम ये बोलेंगे कि इसमें सियासी चालें नहीं चली जाती हैं तो कैसे चलेगा? हम निश्चित तौर पर जिस तरह से निम्बाहेड़ा से वो चुनाव हारे और फिर सीपी जोशी जी को तकलीफ भी पहुंचाई चुनाव, क्योंकि वो पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े थे। हाँ। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये तो होता है सब जगह, ऐसा नहीं कि राजनीति में राजनीति नहीं होगी तो फिर मतलब ही नहीं है। अब देखिएगा, राज्यपाल भी कोई ऐसा पद नहीं है कि राज्यपाल भी राजनीति में थे पहले, अब राज्यपाल बन गए। वो कई बार बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं, जहाँ पर आप भी देखो कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बहुत सारी चीजें ऐसी बोल जाते हैं, तो लगता है कि वो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब जयपाल जी बार बार कह रहे थे, भाई देखिएगा कि आपने तो उनके यहाँ तो आयकर का छापा पहले डलवाया ही था, नेशनल हाईवे का जो उनकी कंपनी काम करती है उनके ऊपर छापा डला ही था। ये पहले भी जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त हुआ ही था सारी बातें। तो निश्चित रूप से राजनीति में आने वाले चुनाव में, क्योंकि पंचायतों के चुनाव में वो काफी सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता कैसे कम की जाए। अभी तो देखिएगा कि एक पूर्व मंत्री और है प्रमोद भाई जैन, उनके ऊपर भी मामला कुछ विचाराधीन है। वो उनके खिलाफ भी लोगों ने कहा है कि भाई इतने सारे मुकदमे वापस लेने की जो सिफारिश सरकार पहले वाली करके चली गई थी कि मुकदमे वापस ले लिए जाए, वो मुकदमे वापस नहीं लिए गए। तो देखिए, राजनीति में अगर राजनीति नहीं होगी तो कब होगी? और निश्चित रूप से देखिएगा कि ये तो देखिएगा, उदय आजना तो कौन से गुट के हैं ये भी आपको पता है कि सीपी जोशी ये वाले नहीं, कांग्रेस के सीपी जोशी के पुराने हैं इस तरह के संबंध। और फिर अशोक गहलोत ने इन्हें सहकारिता मंत्री बना करके बहुत सारी चीजें हुई है, घटना हुई है। अब उस आज के स्तर पे जाएगी, क्या होगा अभी देखिए। अभी तो फिलहाल ये कह देना कि डोटासरा, और देखिए प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि हमें गवर्नर ने कहा है कि भाई मेरे पास कोई फाइल नहीं है। इसका मतलब राजनीतिक द्वेषता के आधार पर उनको सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक व्यक्ति की राजनीति की बात करेगा, बाकी कैसे कर सकता है? सही बात है। लेकिन असलियत निश्चित तौर पर एसीबी जानती है कि इस मामले में कौन सी शिकायतें आई है, और 1100 का मामला है। नियुक्तियां तो दी गई है, नियुक्तियों में निश्चित रूप से कह रहे हैं कि 56 साल के व्यक्ति को अगर व्यवस्थापक बना दिया तो आखिर देखिए 56 साल के व्यक्ति को क्यों बनाया गया है? जब 60 साल में रिटायर हो जाता है तो उसको 4 साल का बना करके करना क्या चाहते थे? लेकिन ये मामले सुनने में बहुत बड़े नहीं लगते हैं, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकते जिसपे इतनी लंबी जांचें चलें। भाई कोई तो मामला ऐसा होगा ना जो जल्दी से, जिसकी जांच खत्म हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसको रोके रखने में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होता है। अब बीजेपी वो बेनिफिट उठा रही है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कांग्रेस इनिशियल रिएक्शन में ये कह रही है कि नहीं साहब, हम डिसाइड कर रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।